हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। साथियों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी इंटर भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और इस तैयारी में हम आपके लिए विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और अभी तक हमने 6 वीडियो आपके लिए रखा है चैनल में, जिसमें 2018 और 22 के प्रश्नों को देखा है। आज भी 2018 का ही प्रश्न है, लेकिन वो है 9 दिसंबर 2018 द्वितीय पाली, है ना, के कुछ प्रश्न है जो स्मृति पर आधारित है। ये सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का इंपॉर्टेंट सेशन कह लीजिए, क्योंकि हमने कुछ आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है कि इस बार भी यही से आएगा क्वेश्चन। इसका अर्थ ये हो गया कि ये नहीं कि सारा यही रिपीट होना है। इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न बीएसएससी करा रही है, जो बीएसएससी आपके एग्जाम्स में दे रही है, वही पैटर्न हम करा रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। क्लियर है? हम यानी कि इस चैनल पे आपको मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस, ये तीनों सेक्शन एक ही जगह पे आपको मिल रहा है फुल डिटेल में। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? आपसे नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक नाम बड़े अच्छे से याद रख लेना, है ना। एक नहीं, दो नाम याद आपको यहाँ पे रखना है। क्या है? हॉर्न एवं स्ट्रासमैन, है ना, स्ट्रासमैन। यहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में जो भी डेटा चाहिए होगी आपको, सारा हमने देख रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आप जरूर एक बार जो है पढ़ के जाएंगे कि नाभिकीय विखंडन की खोज 19 दिसंबर, है ना। डेट भी पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 दिसंबर 1938 को बर्लिन में जर्मन रसायनज्ञ, है ना, कौन है? ओटो हैनोन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन द्वारा की गई थी। भौतिक विज्ञानी लीशे मिटनर और उनके भतीजे ओटो रॉबर्ट ब्रिस्क ने जनवरी 1939 में इसे सैद्धांतिक रूप से, है ना, समझाया था, इसे विश्व के सामने रखा था। भारी नाभिक वाले परमाणुओं का दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिक में विभक्त हो जाना या बट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने इसे यूरेनियम परमाणु पर मंद गति से न्यूट्रॉन का बौछार करके इसके नाभिक को दो लगभग बराबर वाले नाभिकों में बांट कर या विभक्त करके इस प्रक्रिया को देखा था, है ना। और इससे निकलने वाले जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर से देखिए जाए। क्लियर है? तो ऐसे खोज आप देख रहे हैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ खोज से रिलेटेड, है ना, कुछ ना कुछ आविष्कार से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिला। पैटर्न को समझिए। हम बार बार आपसे कहते हैं कि हर बार आप एक वीडियो में आप देखोगे तो हर बार एक खोज से या एक आविष्कार से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जितने भी आविष्कार से रिलेटेड है या जितने भी खोज से रिलेटेड है, कुछ सिद्धांत है, इन सभी को थोड़ा सा देख के जरूर जाए एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? यानी कि किचन, है ना, सेल का किचन किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सेल का किचन किसे कहा जाता है? आप सभी को ये चीजें याद होनी चाहिए। आप इतनी तैयारी कर रहे हो, किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सन से, है ना, सन का रेडिएशन को यानी सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है आपको पता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? प्लांट के लिए तो फूड ही है ना। जैसे हमारे घरों में किचन में खाना बनता है, वैसे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल मदद करता है और क्लोरोप्लास्ट यानी कि लिव में खाना बन रहा होता है इसकी के मदद से। तो आप इसे क्या कहोगे? कोशिका का रसोई घर। क्या कहोगे? कोशिका का रसोई घर। ये प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? यानी हमारे कानों के लिए, है ना, कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो इसे यदि देखोगे, पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग रेंज देखने को मिलता है। हमें सिर्फ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना होता है। ये वेरी कर सकता है आंसर, समझे कि नहीं। जो 45 डेसिबल साउंड होता है, यानी कि जो 45 डेसिबल वाला साउंड होता है, वो हमारा कान आराम से सुन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, लेकिन मैक्सिमम, है ना, यदि बात किया जाए तो लगभग 70 डेसिबल या 75 डेसिबल तक जो होता है वो बहुत लाउडनेस हो जाता है। तो इसके कम वाले ऑप्शंस को आपको देखना है। तो यहाँ हमारे पास है क्या? 60 डेसिबल। तो ये जो 60 डेसिबल वाला साउंड होगा ना, ये क्या होता है? लगभग उपयुक्त, यानी कह लो कि यहाँ तक सेफ है हमारा ईयर। इससे ज्यादा जाएगा तो हमारे कान पे यानी हमारे ईयर पे प्रभाव पड़ सकता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहू फिश किसे कहा जाता है?
रोहू फिश भारत में बहुत प्रचलित है ना, रोहू फिश जो है ये भारत में बहुत प्रचलित है। जितने भी मछली खाने वाले लोग हैं वो रोहू और कतला ये दो मछली का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं ना। ये जनरली क्या होता है, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है ना। रोहू फिश का यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा है, यहाँ पे रोहू फिश का नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका रोहू से रोहित याद रख लीजिए ना, रोहू से रोहिता, रोहू से रोहिता सिमिलर वर्ड है आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो नाम है वो लाबियो रोहिता है ना, क्या है, लाबियो रोहिता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मछली खाने वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल डायमंड की बात कर रहा है। नेचुरल डायमंड तो जानते ही हो, कार्बन का एल्ट्रोपी होता है, कार्बन का अवरूप होता है। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल हीरा की बात कर रहा है, कृत्रिम हीरा की बात कर रहा है, तो याद रखना मेरे दोस्त ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होगा CiSiC। SI से सिलिकॉन हो गया, C से क्या हो गया, कार्बन, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल, क्या है, आर्टिफिशियल डायमंड है, यानी कृत्रिम हीरा है। ये भी हीरे की तरह चमक दिखता है तो बहुत चमकता है, और साथ ही साथ लगभग उतना कह सकते हो ये कठोर भी होता है, हार्ड भी होता है। ठीक है, इसका बहुत उपयोग है, बेसिकली इसका उपयोग ग्राइंडर में भी किया जाता है, और बहुत सारे यूज है, आप देख लेना क्या क्या ये सारी यूज है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? रोग से संबंधित, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हर एक वीडियो में हम आपसे यही कह रहे हैं कि भैया कम से कम आप एक रोग से संबंधित सारी चीजों को पढ़ लो, चाहे वो मानव रोग हो और चाहे वो पादप रोग हो, दोनों ही एग्जाम में आता है। दोनों में से कोई एक तो हर एक सेट में हमें देखने को मिल रहा है, रोग से संबंधित बात है। ठीक है, तो जो नींबू में डाइबैक रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है, यानी कि जिंक की कमी से ये डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि नींबू के जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले हो जाते हैं, और नींबू पकने से पहले, या कह लो कि मैच्योरिटी से पहले, मैच्योर होने से पहले क्या होता है, गिर जाता है ना। इस रोग को क्या कहा जाता है, डाइबैक। बेसिकली प्लांट में जस्ते की कमी, नींबू के प्लांट में जस्ते की कमी के कारण ये बीमारी यानी ये रोग हो रहा होता है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? इस सवाल में ना बड़े ध्यान से पढ़ना। पहले यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूछा है। एक बात होती है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और एक होता है भाई मेरे शेप। यदि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, शेप पूछा जाए अलग। पहले मैं बनाने से पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की यदि बात करें, तो इसके लिए हमें इसका संकरण निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब इनका यदि हम देखेंगे इनका बॉन्डिंग, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास जो है, ऑक्सीजन के पास जो है वो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन से या कितना वैलेंसी है, आप बोलोगे 6 फ्री इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी कितना, वैलेंसी है इसके 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, और हाइड्रोजन 2 को लिए हैं, तो यानी 2 हाइड्रोजन का 2 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 में से, है ना, ये क्या करेगा कि 2 को तो हाइड्रोजन के साथ ले लेगा, और 2 को क्या करेगा, बचा के रख लेगा। यानी कि इसमें यदि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी जो बॉन्डिंग होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया। तो यदि बॉन्ड पेयर की यदि बात किया जाए, बॉन्ड पेयर की यदि बात किया जाए, तो इसकी संख्या हो गई 2। और लॉन पेयर देखो यहाँ, और एक यहाँ पे है 2। तो लॉन पेयर की यदि बात किया जाए तो इसकी भी संख्या कितनी है, 2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 4। और 4 के लिए जो हाइब्रिडेशन होता है मेरे दोस्त, ये कितना होता है, अब मान लीजिए 2 3 4 ऐसे देख लेते हैं। 2 के लिए होता है sp, 3 के लिए होता है sp2, और 4 के लिए क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं आपको, 4 के लिए क्या होता है sp3, और sp3 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये होता है टेट्राहाइड्रल। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। यानी कि ये जो sp3 है इसका जो होता है ये क्या होता है, टेट्राहाइड्रल।
है ना, ये टेट्राहाइड्रल होता है। लेकिन यदि शेप पूछा जाता है ना तो होता कोणीय शेप, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे होते हैं, इनके बीच में लगभग 104 डिग्री का कोण बन रहा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। लेकिन पूछा क्या गया, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामितीय आकार, तो इसका सही आंसर होगा क्या, टेट्राहाइड्रल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे, एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्सरे एक उदाहरण है। तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव यदि देखें तो मीडियम के अकॉर्डिंग, मीडियम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वेव दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाइब्रेशंस के आधार पे देखें तो वहां भी दो प्रकार का होता है। यदि ऐसे मीन है ना, ये मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। और उसके अलोंग वाइब्रेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सरे किसका उदाहरण है। ऑप्शन में इसका सही आंसर है क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे के बारे में कुछ हमने डिटेल नीचे लिख के रखा है कि एक्सरे, या शॉर्ट फॉर्म इसे क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, एक्स किरण या एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसका वेवलेंथ देखो इतना नैनोमीटर है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक होता है। यह चिकित्सा में यानी कि ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक के लिए उपयोग होता है ना। एक प्रकार का आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण क्या होता है, यानी जब ये किसी बॉडी से पास होगा तो उसको भी क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, इसलिए खतरनाक भी है। कई भाषाओं में इसे रॉन्टजन, है ना, रे भी कहते हैं या विकिरण कहते हैं। चूंकि रीजन क्या है कि इसका जो एक्सप्लोरर है, जो इसको देखा था पहले, वो बेसिकली है ना रॉन्टजन ही थे, तो इसी के नाम पर आधारित है। एक्सरे का उपयोग आपको सबसे जो मेन, जो सिंपल उपयोग है, आपको पता है कि जब हड्डी उड्डी टूटता है तो उससे देखने के लिए हम क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं ले जाके लैब में। तो क्या होता है बेसिकली, वो एक्सरे पास होता है हमारे कहाँ से, हड्डी से। तो हड्डी मान लो पूरा सॉलिड है, यदि कहीं टूटा फूटा नहीं है तो वहां से पास नहीं होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और जहां पे है ना मांस से क्रॉस हो जाता है, और जहां पे बेसिकली टूटा रहेगा तो वहां से क्या होगा, वहां से क्रॉस कर जाता है। इस प्रकार से फ्रैक्चर वगैरह का हमें पता चल जाता है, किससे, एक्सरे कराने से। क्लियर है। तो एक्सरे उदाहरण क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। एकदम विशुद्ध हिंदी में सवाल पूछा गया है ना। निश्वसन मतलब होता है एक्सेल, है ना, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो 4% होता है, और जब सांस ले रहे होते हैं तो लगभग 0.3 या 0.04 या 0.38 है ना, 0.038% तक लगभग होता है। यानी कि लगभग होता है 0.038%, ये इतना मात्रा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसको राउंड ऑफ करके देखोगे तो लगभग 0.04% होता है जब हम क्या होता है, सांस ले रहे होते हैं ना, सांस लेते वक्त, है ना, इतना होता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, है ना, सांस छोड़ते वक्त यदि बात किया जाए मेरे बच्चे, तो ये होगा 4%। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा बॉडी, हमारा सेल सेलुलर रेसिप्रेशन करता है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। यानी जब हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहीं से हमें मिल रहा होता है। यानी जब हम सांस लेंगे तो इतना, और जब हम सांस लेंगे तब इतना होगा, जब हम सांस छोड़ रहे होंगे तब कितना होगा, लगभग 4%। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। यहाँ पे कुछ है ना सारे बैक्टीरिया ही दिख रहे हैं, सारे बैक्टीरिया का नाम है ना। तो आपको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया की सहायता से सिरका तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखो, यहीं पे वर्ड में लिखा हुआ है एसिटोबैक्टीरिया एसिटी, है ना। यही वो बैक्टीरिया है। जब हम क्या करते हैं, इथेनॉल को, है ना, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराते हैं किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर, है ना, एसिटी। तो वो क्या, एथेनॉल जो होता है वो एसिटिक एसिड यानी सिरका में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्त मेरे, वो हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन में, ऐसा ऑपरेशन जिसमें ब्लड न निकलता हो, ऐसे में, है ना, अल्ट्रा वेव्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो नहीं है,
लेकिन एक ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो है सुपरसोनिक वेव, है ना। इनका उपयोग जो है इसमें किया जाता है, रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए इसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, तो आप इसे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर मुझे दिख रहा है वो है सुपरसोनिक तरंग, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रा वेव जो होता है वो सुपरसोनिक वेव होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक तरंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस कुछ सेट में देखा जिसका उत्पटांग सा आंसर जो है वो हर जगह में दिख रहा है। आंसर जो बिहार एसएससी ले रही है वो भी उसमें हमें बहुत सारे उत्पटांग सा चीजें हमें दिख रहा है। कभी वो सही कर देता है, फिर दूसरे में अमेंडमेंट करके, सुधार करके, संशोधन करके उसे दूसरा आंसर कुछ दे देता है। तो आप इसे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखोगे, ठीक है दोस्त मेरे। आगे बढ़ते हैं। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो याद रखना दोस्त मेरे, अंटार्कटिका को, है ना। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप। रीजन क्या है कि देखो, अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह नाम अंटार्कटिका को इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए कई अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। साथ ही साथ अंटार्कटिका का जलवायु, जीव जंतु और अन्य प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बर्फ की परतों और पर्यावरणीय अध्ययन पर शोध किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। क्लियर है? इसके अलावा अंटार्कटिका पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि या संसाधन शोषण पर प्रतिबंध है और यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र है। इस कारण से विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसका आंसर लाना बहुत जरूरी है ना। कितना ही रट सकते हो, कुछ चीजों को समझते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए दोस्त मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में क्या है? सोलर कुकर में खाना वाना बनाया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप पहले समझिए कि क्या है। सोलर कुकर का बहुत सारे रेज है ना, सन से तो पूरा रेज लाइट ही लाइट मिल रहा होता है। अब वो सब लाइट को एक जगह कन्वर्ज कराने के लिए, एक जगह केंद्रित करने के लिए कौन सा मिरर लेना चाहिए हमें, है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, इसमें अवतल दर्पण, है ना, यानी कि कॉनकेव मिरर हमें लेना चाहिए। आपको पता है कि कॉनकेव में जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो क्या होता है, वो एक पॉइंट यानी फोकस पे जाके कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होगा तभी तो ज्यादा हीट दे पाएगा, और ज्यादा हीट देगा तभी तो खाना बन पाएगा। नहीं तो धूप में रखो कुछ बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। धूप को एक पॉइंट पे ना, बहुत सारे धूप के रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देंगे तो वहां पे क्या होगा, हीट ज्यादा मिलेगा और उस दौरान खाना बन सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल गैस एक मिश्रण है। बेसिकली ऑयल गैस में ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स पाए जाता है ना। तो ये क्या होगा? संतृप्त और असंतृप्त। इसी को हिंदी में इसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड, और इसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हम कोशिश करेंगे कि अब जो नेक्स्ट वीडियो लाए आपके लिए उसमें इंग्लिश जो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा हिंदी में, उसका इंग्लिश भी हम करके आपको ट्रांसलेट करके यहीं पे दे रहे होंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ऑयल गैस बेसिकली क्या होता है? संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही हाइड्रोकार्बन होता है। बेसिकली ऑयल गैस में इथेन भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन सारा होना है, और साथ साथ इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, है ना, पेंटेन, सारा भी क्या होता है? ऑयल गैस की श्रेणी में आता है। इसलिए क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे एल्केन वाले ग्रुप में जितने आएंगे वो होगा सैचुरेटेड, और एल्किन और एल्काइन, है ना, ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो रहा होगा। तो ये दोनों होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? संतृप्त और असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ये चार ऑप्शन को यदि देखोगे तो जो ग्लोब्यूलिन है ना, ग्लोब्यूलिन है, ये एक सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। रीजन क्या है कि ना इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और ना ही इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ पाया जाता है, इसलिए साधारण यानी सबसे सिंपल प्रोटीन में से एक है। कौन सा? ग्लोब्यूलिन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है मेरे भाई? तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं CN राव। कौन हो जाएंगे? CN राव। शोध और आविष्कार की बात करें, इनका क्या क्या है? तो बायोमेटेरियल्स, है ना, हाइड्राइड्स, पॉलीमर और रसायन विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में इनकी महत्वपूर्ण खोजें शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के नैनो मटेरियल्स जैसे कि नैनो कार्बन, है ना, नैनो कंपोजिट्स और नैनो वायर निर्माण में इनका योगदान रहा है। इसलिए CN राव साहब को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक, यानी फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया था? ये प्रोजेक्ट शुरू किया था भाई मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने शुरू करा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह परियोजना 1990 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो NIH और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NHGRI द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम यानी ह्यूमन जो जीनोम है उसका पूर्ण अनुक्रम यानी उसके जो सीक्वेंस है करना था, यानी मानव DNA के सभी जीव और उनके अनुक्रमों का पता लगाना। यह परियोजना 2003 में पूरी हुई और मानव जीनोम के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई, जिसने चिकित्सा, अनुवांशिकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए और नैनो कार्बन, नैनो कंपोजिट्स और यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है ना, ये सारी चीजों के बारे में आप इसे जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, इतना की तक ही है, कुछ मर्ज हो गया है क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां से निकल के आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मानव जीनोम से संबंधित प्रश्न। बहुत कम ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा मिल रहा है तो सोचिए कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेवल बढ़े या लेवल कम, है ना। तो कंपटीशन क्या होगा? टफ होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप इतने मेहनत कर रहे हो, आप इतने तैयारी कर रहे हो, इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे इतने अच्छे से लगे हो, तो सिलेक्शन तो होना बनता ही है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन मेटल सम्मिश्रण है, गन मेटल सम्मिश्रण है यानी बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे गन मेटल में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो गन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तांबा, लगभग ये 85 से 90% है ना, 85 से 87% भी लिख सकते हो, है ना। 87% जो होता है उसमें तांबा पाया जाता है। टीन की बात करें तो लगभग ये 7 से 8% जो होगा वो टीन होगा। जिंक की बात करें तो ये 2 से 4% और बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? शीशा भी पाया जाता है। 1 से 2% आप शीशा को भी रख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तांबा, टीन, जिंक एवं क्या? शीशा। तांबा, टीन, जिंक एवं क्या हो जाना है? शीशा हो जाना है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? हमने एक वीडियो में है ना जितने भी रिएक्टिव मेटल था उसका एक सीक्वेंस को बताया था कि कौन हाईली रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होता है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखा होगा आपने पोटेशियम का, और फिर क्या होता है? सोडियम, फिर क्या होता है? कैल्शियम, है ना। तो यदि सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरे भाई पोटेशियम। और सही आंसर क्या होगा इसका? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन, है ना, ऑयल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि मॉइस्चर के साथ भी यानी वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो याद रखना टॉर्च में तो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या दुकान से लाते हैं, डाल देते हैं बैटरी, वो कैसा होता है? ड्राई सेल होता है। बेसिकली क्या होता है? ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का प्रयोग होता है। क्लियर है? उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिससे टॉर्च में क्या होगा? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और फिर टॉर्च में लगा हुआ बल्ब आपको क्या देगा? लाइट दे रहा होगा। आगे बढ़ते मेरे दोस्त। साइट्रस तेल निकाला जाता है। साइट्रस तेल बेसिकली देवदार के, है ना, पेड़ से निकाला जाता है। इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज है ना। इसका यूजेस को आप जरूरी बार देखते जाए, बहुत रेयरली ऐसा सवाल आता है, लेकिन आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन सवाल। सॉफ्ट ग्लास किसको कहा जाता है? सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसका ये बेसिकली जो ओरिजिनल कांच होता है उससे थोड़ा सा आप कह लो कि कम मजबूत होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है, ब्रिटल होता है। हाँ, इसका आसानी से टूट सकता है। ये ग्लास जो है बेसिकली खिड़कियां वगैरह या बहुत सारे अन्य जगहों पे भी इसका प्रयोग होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं, इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है? भैया ये है WBC। ये क्या है? WBC। तो श्वेत मतलब हो गया यहाँ पे व्हाइट, रक्त मतलब हो गया ब्लड, और कणिका मतलब क्या हो गया? कार्पोसल्स या सेल। ये जो WBC है इसका जीवन काल आपसे पूछ रहा है, औसत जीवन काल। तो ये बड़ा वैरी करने वाला सवाल है, लेकिन ऑप्शन में देखते हुए खत्म हो गया। ये 5 से 7 दिन होगा, कहीं कहीं पे 2 से 3, 2 से 4, है ना, 1 से 4 ऐसे दिया रहता है। लेकिन देखो ये सवाल जब भी ऐसा आएगा तो याद रखना कुछ बड़े बड़े दिन होंगे, कुछ छोटा होगा। तो छोटा वाला आंसर लेना है। 5 से 7 दिन, ऐसे एवरेज 2 से 4 दिन होता है, 2 से 5 दिन भी होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है इसके आधार पर यदि देखें तो इसका क्या होता है? 5 से 7 दिन। हाँ जो RBC होता है वो ये जो ऑप्शन देख रखा है आप इसका RBC कह सकते हो,
आरबीसी का होता है 120 दिन, है ना, इतना इसका क्या होता है औसत जीवन काल होता है। ठीक है दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम सवाल होगा, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। देखो फ्यूज वाला फिर सवाल आया है ना, आपको हमने कई बार बताया है मेरे भाई कि आप कम से कम एनसीईआरटी क्लास 10 तक जरूर पढ़िए, ये मेरे तरफ से सबसे अच्छा सलाह होगा। ठीक है, वीडियो तो है ही आपके पास, हम विज्ञान में ही सिर्फ देखिए हम आपके जीएस के बारे में सिर्फ बोल रहे हैं, मैथ्स में जितना चैनल में कराया जा रहा है यकीन मानिए उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। रीजनिंग वाले सर भी जितना यहाँ पे करा रहे हैं वो पैटर्न चेंज होना ही नहीं होना है ना, वही पैटर्न रहेगा जो यहाँ पे कराया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जीएस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे कुछ भी कहना नामुमकिन हो जाता है। क्लियर है, आप मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे सवालों को देखते रहिए, बहुत सवाल मिलेगा आपको, है ना, उनमें से कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली जीएस के अपने आप में एक महासागर के रूप में है ना, उनमें से कुछ एक लोटा जल आपके एग्जाम में आ रहा है ना, तो कितना ही क्या हो जाना पढ़ा के। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पैटर्न को फॉलो करते हुए, पैटर्न को जब तक फॉलो नहीं करेगा पढ़ते रह जाए कुछ नहीं होना है। जीएस अपने आप में महासागर, उसमें किसी एक भाग को देख के पढ़ना है, हमें वहीं से सिलेक्शन लेना है, राइट, जो मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी कम से कम जरूर रीड करिए। अच्छी, ये देखिए क्लास 10 का ही सवाल है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होगा भाई, तांबा टीन सीसा, हाँ ये ऑप्शन सही है, इसमें तांबा तो होना ही, कॉपर है ना, क्योंकि कॉपर सिल्वर ले नहीं पाओगे, कॉपर ले लो, गुड कंडक्टर होता है। तो तांबा टीन और क्या होता है, शीशा का सम्मिश्रण होता है ना, इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक सुटेबल टेम्परेचर पे क्या होता है तुरंत ये फ्यूज हो जाएगा, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ्यूज और आपके सर्किट को जलने से बचा दे। अभी तो फ्यूज कम होता है, अब तो एमसीबी वगैरह आ गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि अलग ही कंसेप्ट पे है ना, सारी चीजें आ रही है, बहुत अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब आ गए हैं जो फ्यूज की तरह ही वर्क करता है। लेकिन फिर फ्यूज के बारे में सवाल तो ऐसा नहीं कि छोड़ देगा एग्जाम में, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज में क्या होता है, तांबा टीन सीसा इन सब का क्या होता है मिश्रण होता है। ठीक है दोस्त मेरे, आज के वीडियो में इतना ही। ये 2018 जो कि 9 दिसंबर और द्वितीय से ना सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था, ये सारे सवाल जो आज हमने आपको कराए, आगे भी देखेंगे क्या आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन मेरा सजेशन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सलाह यही रहेगा आपके लिए कि आप एनसीईआरटी को कम से कम जरूर एक बार पढ़ के जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो कम से कम पढ़ लें। अब तो मार्केट में ऐसे ऐसे बुक है अवेलेबल कि पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ छोटे से एक बुक में डाल के रख दिया है, तो आप वैसे ढूंढिए, हम कोई सजेशन आपको नहीं देंगे कि ये बुक ले लो, ये पब्लिकेशन का ले लो, आपको जो अच्छा लगे आप जाइए मार्केट, आप बुक उठाइए, जो एनसीईआरटी सार संग्रह होता है उसी से रिलेटेड कोई भी आता है एनसीईआरटी से संबंधित उठाइए, है ना, उसमें देखिए कितना कलरफुल लिखा गया, कैसे कैसे है, और आप खुद ये देखिए डिसाइड करिए कि क्या आपको लेना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशन अब बहुत नजदीक है, ऐसे में तैयारी बहुत तेज कर देनी चाहिए आपको अब, है ना, लगे रहिए, मिलेंगे, ऐसे हम आपके लिए बने हैं बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।